नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि हम लोगों ने कल लोक लेखा समिति के बारे में चर्चा किया था, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इसका गठन कैसे हुआ था, किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। ठीक, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था और इसके साथ साथ इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं, किस सभा से होते हैं या किस सदन से होते हैं, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, किसे कैसे चुना जाता है और किसके द्वारा चुना जाता है, और इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया था। तो उसी की श्रृंखला में ही आज हम लोग क्या करेंगे, प्रोक्लन समिति के बारे में समझेंगे, एस्टीमेट कमेटी के बारे में समझेंगे, चर्चा करेंगे। आप क्या करिएगा, ये दोनों कमेटियों के बारे में पढ़ने के बाद उसके बाद इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा। नहीं तो हो सकेगा नेक्स्ट वीडियो में इन लोगों को तुलनात्मक इन दोनों समितियों का अध्ययन करा दूंगा, जिससे आपका कभी भी अगर मेंस में लिखने के लिए कभी आ गया कि प्रोक्लन समिति और लोकलेखा समिति में अंतर बताइए या फिर क्या समानताएं हैं इसके बारे में, तो आप अच्छे से आसानी से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोक्लन समिति, प्रोक्लन समिति ये जो है जान मथाई साहब थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनकी सिफारिश पर इसका पहली बार गठन किया गया। देखिए क्या होता है, पहले हम लोग ये समझे कि पहली कभी भी देखिए जो यूपीएससी हो या फिर मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन होते हैं वो पहला, यानी जो पहला होता है और अंतिम होता है, उसके बारे में मैक्सिमम पूछने की संभावना रहती ही है, अंतिम और पहला। तो यहाँ पे प्रश्न पहला ये बन सकता है कि पहली बार प्रोक्लन समिति का गठन कब हुआ था, किसकी सिफारिश पर हुआ था। तो किसकी सिफारिश पर, स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जान मथाई की सिफारिश पर, जान मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्रोक्लन समिति का गठन किया गया। अब आप समझिए पहले एक लाइन को, इस लाइन का क्या तात्पर्य है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति जब हुई तब जान मथाई जी सिफारिश की है कि प्रोक्लन समिति का क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। तो 1950 में पहले प्रोक्लन समिति का गठन किया गया। ठीक, यह समिति भी सरकार की वित्तीय कामकाजों का लेखा जोखा करती है या फिर चेक करती है। इसके प्रमुख कार्यों में वार्षिक अनुदानों का क्या करना है, जांच करना है, अतिरिक्त व पूरक अनुदानों पर चर्चा करना है। ये क्या अनुदान क्या होता है, ग्रांट क्या होता है, ये वार्षिक अनुदान भी लेते हैं। जैसे कि अगर इनके पास धन की कमी हो जाती है, संपत्ति की कमी, मुद्रा की कमी हो जाती है, तो ये संसद से भी लेते हैं। और कभी कभी इनको इधर उधर से भी अनुदान मिलते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं देती हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ देते हैं, और भी बहुत से लोग इंडस्ट्री जो उद्योगपति होते हैं वो लोग भी देते हैं। तो उस सब की ये जाँच करती है। कौन करती है, ये प्रोक्लन समिति। और इसके साथ साथ इनको जो अतिरिक्त और पूरक अनुदान मिलते हैं इसका भी ये लोग चर्चा करते हैं, इस पर ये चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, ये बहस करते हैं। समझिएगा, वार्षिक अनुदानों की जांच करना, जो वार्षिक यानी जो सालाना जो इनको अनुदान मिलता है, अनुदान जो मिलता है, ये अनुदान देखिए कई प्रकार से होगा, इसमें आप भ्रम में मत रहिएगा। ये संसद से भी अनुदान लेते हैं, लेकिन ये संसदीय कार्रवाई के बाद ही मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्था होती हैं और बहुत से ऐसे उद्योगपति होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको अनुदान देते हैं अपनी तरफ से। ठीक, तो इन सारे अनुदानों का क्या करना रहता है, इसका ये मैक्सिमम संसद की जो अनुदान, संसद द्वारा जो अनुदान दिया जाता है सरकार को, उसी का ही क्या करती है, जांच करती है। ठीक, अतिरिक्त कभी कभी इससे अतिरिक्त भी जो अनुदान मिला, इससे अतिरिक्त भी अनुदान मिलता है, तो उसका भी क्या करती है, जांच पड़ताल करती है, उस पर बहस करती है। पूरक मीन्स ये होता है कि जो अनुदान मिला उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कुछ पूरक के तौर पे मिल जाता है कि हाँ इतने से नहीं हो रहा है और भी ले लेते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं पूरक अनुदान। एक तो अतिरिक्त हुआ कि पहले अनुदान लिए, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत लिए, फिर बाद में ये होता है कि अब कार्य नहीं हो पा रहा है, कुछ और दे दीजिए, तो उससे बोलते हैं पूरक अनुदान। तो इस पर क्या करते हैं, सब चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे इसके कार्य हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसके सदस्य किस सदन से लिए जाते हैं या किस सदन से चुने जाते हैं। तो इसके सारे के सारे सदस्य जो होते हैं लोकसभा से चुने जाते हैं और
लोक लेखा समिति में क्या हुआ था कि दोनों सदन से लिए जाते थे। लोक लेखा समिति में क्या होता था, लोक लेखा समिति के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसमें क्या होता था, उसमें दोनों सदन से लिया जाता था, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा लोकसभा से ही लिया जाएगा, लोकसभा से ही लिया जाएगा। और इन सदस्यों की संख्या क्या होगी, 30 होगी, 30 होगी, ठीक। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, इस प्रश्न ये है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, सत्ताधारी होंगे या विपक्ष के होंगे। जैसा कि हम लोगों ने लोक लेखा समिति में देखा था कि वो क्या होते थे, मैक्सिमम विपक्ष के ही सदस्य ही इसके अध्यक्ष बनते थे और जो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा क्या होते थे, चुने जाते थे। यहाँ पर मामला सीधा सीधा विपरीत है। यहाँ पर सत्ता पक्ष यानी जो सरकार है उनका ही क्या होगा, उनका ही सदस्य कोई इसका अध्यक्ष होगा, लेकिन इसको चुनेगा कौन, लोकसभा का अध्यक्ष इनको चुनेगा। मैं क्यों दोनों को रिलेट कर रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत, इसीलिए चर्चा तुलनात्मक हम कर ले रहे हैं। कि लोक लेखा समिति में क्या होता था, विपक्ष दल का कोई एक सदस्य उसका अध्यक्ष बनता था उस समिति का। और यहाँ पे प्रॉक्लन समिति में क्या हो रहा है कि सत्ताधारी दल का कोई एक सदस्य जो है इसका अध्यक्ष चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है, तो दोनों में लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ये बात आप क्लियर रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न न हो कि दोनों समितियों में क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही दोनों समितियों के अध्यक्ष क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, चुना जाता है। जहां लोक लेखा समिति में क्या होता था, लोक लेखा समिति में कि कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य उसमें शामिल नहीं होता था। कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य लोक लेखा समिति में शामिल नहीं होता था। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, पूरा का पूरा क्या हो रहा है, लोकसभा से ही 30 के 30 मेंबर्स लिए जा रहे हैं, ठीक। अब इनका चुनाव कैसे होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय। ये जो होते हैं राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसके जो सदस्य जिस थ्रू से चुने जाते हैं, उपराष्ट्रपति का जिस थ्रू से चुनाव होता है वही पद्धति यहाँ पर अपनाई जाती है, ठीक। कभी हम लोग इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे कि यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, ठीक। समिति का अध्यक्ष क्या होता है, हमने पहले से ही चर्चा कर लिया, ये सत्ताधारी दल का ही होता है। इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि खर्चों पर ध्यान देती है। क्या करती है ये खर्चों पर ध्यान देती है। इसको क्या और कहा जाता है, कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी। इसको कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी भी कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने लोक लेखा समिति को देखा था, लोक लेखा समिति में क्या था कि उसे प्रॉक्लन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और कई बार ये प्रश्न बना भी, आप विगत वर्षों के प्रश्नों को उठाकर देखेंगे तो आपको अवश्य वो प्रश्न मिलेगा कि लोक लेखा समिति को किस समिति की जुड़वा बहन कहते हैं या कहा जाता है। तो जैसा कि वो प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रॉक्लन समिति को किस उपनाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्थायी मितव्ययता समिति या कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी भी इसे कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने उसमें भी एक प्रश्न के बारे में चर्चा किया था, इस पर भी हम लोग एक प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। इसी फैक्ट को ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से इसको हल करेंगे, ठीक। एक प्रकार से टेस्ट सीरीज बना लेते हैं। प्रॉक्लन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्रॉक्लन समिति का गठन किया गया। ऑप्शन 2, यह समिति भी सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। इसके प्रमुख कार्यों में वार्षिक अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त व पूरक अनुदानों पर चर्चा करना इत्यादि शामिल है। ऑप्शन नंबर 3, इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। सभी लोकसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं एवं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा, यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने तो यही रख करके ही अभी कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस, परंतु यहाँ पे राज्यसभा भी हो सकता है, विधानसभा भी हो सकता है, विधान परिषद भी हो सकता है। जब अगर यूपीएससी या फिर कोई और
कमीशन एग्जामिनेशन आपसे अगर कंडक्ट करती है वो क्या कर सकती है, हेर फेर कर सकती है। लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, इस समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। कूट मीन्स सही विकल्प का चयन करें। आप इसे भी लिख सकते हैं, सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए 1 3 4 2, ऑप्शन बी केवल 3 2, ऑप्शन सी केवल 4 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं ना आप कितना मज़ेदार क्वेश्चन बन गया ये। आपका रिवीजन भी हो जाए और क्या हो जाए, आपका प्रैक्टिस भी हो जाए एक क्वेश्चन के माध्यम से। अब आप इसको इस रूप में देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसमें हेर फेर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1950 है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1850 कर सकते हैं। ठीक, जब 1850 कर देंगे तो ऑप्शन इसका चेंज हो जाएगा। तो ये जो मैंने ऑप्शन दिया है तो इसमें कुछ हेर फेर करने पड़ जाएंगे। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पे पहले 1950 था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने यही सारे फैक्ट क्या कर दिया, क्वेश्चन के माध्यम से कर दिया, तो ऑप्शन ए हो गया। और अगर इसमें क्या कर सकते हैं आप, बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। सत्ताधारी की बजाय विपक्ष दल का नेता विपक्ष दल का होता है। यहाँ पे 1950 के बजाय 2000 कर सकते हैं, 1950 के बजाय 1850 कर सकते हैं। ठीक, 2015 कर सकते हैं। जितना भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। इस पर लोकसभा अध्यक्ष के बजाय यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही चर्चा कर लिया है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए इसके सदस्यों की संख्या 30 है। 30 के बजाय यहाँ पे क्या कर सकता है, 25 या 35 या 31, थोड़ा सा चेंजेस करके आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपके माइंडसेट को चेक कर सकता है कि आपने तैयारी करा तो कैसे करा, क्या आपने डीपली इसको समझा, इसके छोटी छोटी गलतियों को, इसके छोटे छोटे पहलुओं को देखा कि नहीं देखा। तो यही मेरा कार्य है आप लोगों को समझाना, आपसे कोई गलती एग्जामिनेशन में ऐसे सवालों पर न हो, ऐसे प्रश्नों पर न हो। तो मित्रों आज हम लोगों ने प्रॉक्लन समिति के बारे में चर्चा किया है। हम लोग पिछले वीडियो में लोक लेखा समिति के बारे में चर्चा किया है। अब जितनी भी सारी समितियां होंगी संसद की उसके बारे में हम लोग डिटेल्स ऐसे करते चले जाएंगे। जब सारी समितियां खत्म होगी तो हम लोग दूसरा कोई टॉपिक उठाएंगे, तब उसके बाद उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।